नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के मोस्ट एमपी 75 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे 75 क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट एमपी क्वेश्चन होंगे जो कि केवल दोस्तों आपकी एग्ज़ाम के लिए बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी अभी आगामी एग्ज़ाम है एमपीपीएससी और एमपी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, जिसमें दोस्तों आपको मध्य प्रदेश जी के पूछा जाता है। उसी की तैयारी के लिए दोस्तों हम आपके लिए लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, उनके लिए हम लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, जिससे दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही जोर शोर से चलती रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर अभी भी नहीं है, तो दोस्तों चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे दोस्तों जैसे न्यू वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो इकबाल सम्मान है, ठीक है, वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। दोस्तों जो मध्य प्रदेश का जो इकबाल सम्मान होता है ना, ये दोस्तों ठीक है ना, उर्दू में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इकबाल सम्मान जो है उर्दू में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। अब आपको बताना है कि समाज सेवा हेतु जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ABCD। ठीक है, आपको बताना है कि वह कौन सा पुरस्कार है जो समाज सेवा के लिए दिया जाता है। तो वो है दोस्तों इंदिरा गांधी पुरस्कार। ठीक है, इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो समाज सेवा के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है आपको कि दोस्तों पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, नरेंद्र तिवारी स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाता है पत्रकारिता के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचना के लिए कौन सा पुरस्कार जो है वो नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। आपको बताना है कि साहित्यिक रचनाओं के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें से इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो नहीं है। ठीक है, तो वह दोस्तों आपका रजनी शर्मा पुरस्कार। बाकी ऑप्शन नंबर B, C और D ये तीनों ही पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं हेतु प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। और दोस्तों जो रजनी शर्मा पुरस्कार है यह इसके अंतर्गत नहीं दिया जाता। ठीक है, याद रखिएगा। रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब की गई। आपको बताना है दोस्तों कि रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब की गई थी। सन 1942 में, सन 1935 में, सन 1931 में या सन 1941 में। तो दोस्तों रतलाम में जो स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई ना, वो की गई थी, याद रखिएगा कब की गई थी, सन 1931 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। 1931 में रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर रियासत का भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब आपको बताना दोस्तों कि ग्वालियर रियासत का जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। ठीक है, विदिशा, भिंड, शिवपुरी और मुरैना। तो आपको याद रखना है यह विदिशा से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ग्वालियर रियासत का जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो विदिशा से प्रारंभ हुआ था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नमक बनाकर नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में नमक बनाकर नमक सत्याग्रह जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, दुर्गा शंकर मेहता द्वारा मध्य प्रदेश में नमक बनाकर नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना किस बांध पर आधारित है।
ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन तीनों राज्यों की जो संयुक्त परियोजना है ये किस बांध पर आधारित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है ना, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सोन नदी के बाण सागर बांध पर, ठीक है, आधारित है इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है, रट लीजिएगा बिल्कुल। मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार किन क्षेत्रों में अधिकतम होती है। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो गेहूं की पैदावार है दोस्तों वो किस क्षेत्र में अधिकतम होती है, आपको पता होना चाहिए। तो ये होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र का जो ये भाग होता है वहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है गेहूं की पैदावार सर्वाधिक होती है या अधिकतम होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ होता है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, स्निग्धा मेहता किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है, आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन खेल और खिलाड़ी से संबंधित। ठीक है, कि स्निग्धा मेहता जो है वो किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है, रट लीजिएगा। कहाँ किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है ये, टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है स्निग्धा मेहता। आगे बढ़ते हैं। तंदुला एवं सूखा नदियों के संगम पर, ठीक है, 2 बांध बनाकर निकाली गई नहर का नाम क्या है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तंदुला एवं सूखा नदियों के संगम पर 2 बांध बनाकर जो निकाली गई नहर है दोस्तों उसे तंदुला नहर के नाम से जाना जाता है। वह नहर कौन सी है, तंदुला नहर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का नाम क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि बेतवा नदी घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का नाम क्या है दोस्तों। वो नहर का नाम याद रखिएगा हलाली नहर है। ठीक है, कौन सी नहर है, हलाली नहर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। नर्मदा सोन घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती है। ठीक है, आपको बताना है कि नर्मदा सोन घाटी में किस प्रकार की चट्टान मिलती है। ग्रेनाइट नीस, दक्कन ट्रैप, संगमरमर या चूना पत्थर। तो दोस्तों नर्मदा सोन घाटी में जो मुख्यतः जिस प्रकार की चट्टानें मिलती है ना वो दोस्तों दक्कन ट्रैप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, दक्कन ट्रैप। ठीक है, खनिज की दृष्टि से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सर्वाधिक धनी है। अब आपको बताना दोस्तों कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको ABCD, खनिज की दृष्टि से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र है जो सर्वाधिक धनी है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, सभी को पता होगा कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है वो खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक धनी क्षेत्र है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो बघेलखंड क्षेत्र है ना मध्य प्रदेश का, वहाँ पर मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है। बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बघेलखंड में जो है वो मुख्यतः कोयला पाया जाता है। ठीक है, कौन सा खनिज पाया जाता है, कोयला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। एशिया की सर्वाधिक भूमिगत मैग्नीज कहाँ मिलती है। ठीक है, आपको बताना है कि एशिया की सर्वाधिक भूमिगत मैग्नीज की खान कहाँ पर है। ठीक है, सभी को पता है दोस्तों भरवेली प्रसिद्ध है मैग्नीज की खान के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सभी को पता है। ठीक है, भरवेली आपका आंसर हो जाएगा जो कि बालाघाट जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, विख्यात तांबा क्षेत्र मलाजखंड किस जिले में। सभी को पता है दोस्तों कि विश्व विख्यात तांबा क्षेत्र मलाजखंड किस जिले के अंतर्गत आता है, बालाघाट। ये बालाघाट है। ठीक है, बालाघाट लिखा गया है, बालाघाट क्षेत्र के अंतर्गत, बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वह कौन सा क्षेत्र है जहां गोंड आदिवासी रहते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि गोंड आदिवासी जहां पर निवास करते हैं दोस्तों वो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, मालवा पठार, विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मध्य भारत का पठार या बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो दोस्तों जहां पर गोंड आदिवासी रहते हैं वो है विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, जहां पर मुख्यतः गोंड आदिवासी रहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय
ख्याति प्राप्त महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? अलका सिंह, सरिता शर्मा, रेखा सिंह या राजेश्वरी ढोलकिया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं राजेश्वरी ढोलकिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, राजेश्वरी ढोलकिया। महू में सैनिक विद्रोह कब भड़का था? मोस्ट एमपी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, याद रखिएगा कि महू में जो सैनिक विद्रोह है दोस्तों वो कब भड़का था? 1 जुलाई 1857 को, ठीक है ना, 1 जुलाई 1857 को महू में सैनिक विद्रोह भड़का था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे जो मात्र 13 दिनों तक इसी पद पर रहे? आपको बताना है कि वो कौन थे दोस्तों। आदिवासी मुख्यमंत्री जो मात्र 13 दिन तक इस पद पर रहे थे वो है दोस्तों राजा नरेश चंद्र। ठीक है, जो कि ऐसे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के जो मात्र 13 दिनों तक इस पद पर रहे थे और वो एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना, राजा नरेश चंद्र, याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहाँ पर है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, भोपाल में स्थित है। ठीक है ना, उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप, ऑप्शन नंबर बी भोपाल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक उद्योगों को वित्तीय सहायता तथा नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कार्य कौन सी संस्था करती है? ठीक है ना, आपको बताना है कि कौन सी संस्था यह कार्य करती है मध्य प्रदेश में सार्वजनिक उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का और नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने का। ठीक है, तो उस संस्था का नाम है दोस्तों, रट के जाइएगा एग्जाम में, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। ठीक है ना, ऐसी संस्था है जो मध्य प्रदेश में सार्वजनिक उद्योगों को वित्तीय सहायता भी देती है और नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कार्य भी करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, रक्षा उत्पादन, युद्ध उपकरण व अस्त्र शस्त्र कारखाना किस शहर में है? सभी को पता है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जबलपुर। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? अब आपको ये बताना है दोस्तों कि देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भदभदा, जो कि भोपाल के समीप है। ठीक है ना, याद रखिएगा, देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र है मध्य प्रदेश में, कहाँ पर? भदभदा में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, भदभदा, भोपाल के समीप है जो कि। ठीक है, मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर कौन सा स्टेशन नहीं पड़ता है? मनमाड़, बीना, खंडवा या जबलपुर? ठीक है, तो दोस्तों मुंबई और दिल्ली रेल मार्ग पर जो स्टेशन नहीं पड़ता है आपका वो है जबलपुर स्टेशन। ठीक है ना, रेलवे स्टेशन जो है नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या रीवा? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में है। ठीक है ना, बुक बैंक योजना का जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पर है? इंदौर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस स्थान से और कब की थी? तो दोस्तों गांधी जी ने जो अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है मध्य प्रदेश से कहाँ से की थी? 1939 में जबलपुर से की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 1939 जबलपुर। अंजुमन खुदाम वतन की स्थापना किसने की? आपको बताना है दोस्तों कि अंजुमन खुदाम वतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये शाकिर अली खां और मौलाना तरजी दोनों के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तापीय बिजली उत्पन्न नहीं की जाती है? आपको बताना दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर बताना है आपको कि कहाँ पर तापीय बिजली उत्पन्न नहीं की जाती है। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका बरगी विद्युत केंद्र। ठीक है, जहाँ पर तापीय बिजली उत्पन्न नहीं की जाती है, बाकी तीनों ही जगह पर आपकी तापीय बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी को पता है दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों? कृषि को सुदृढ़ बनाना।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। कृषि को सुदृढ़ बनाना ही प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। मध्य प्रदेश का प्रमुख समाचार पत्र ग्वालियर अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था तथा इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे कि किस भाषा में प्रकाशित होता था और कब होता था। ठीक है, कब हुआ? तो दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश का जो प्रमुख समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था ना, वो उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था। और कब होता था? तो 1840 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, एकमात्र ऐसे स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धकालीन शिल्पकला से के सभी नमूने विद्यमान हैं। ठीक है, आपको बताना है एकमात्र ऐसा स्थान का नाम निम्नलिखित में से जहां बौद्धकालीन शिल्पकला के सभी नमूने विद्यमान हैं। वो स्थान है दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, सांची। ठीक है, वो स्थान है आपका सांची, जहां पर बौद्धकालीन शिल्पकला के सभी नमूने विद्यमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है? सभी को पता है दोस्तों, पर्यटकों का स्वर्ग जो है किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अद्भुत शिल्प कला के लिए विख्यात खजुराहो किस जिले में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ सीधा सीधा पूछा गया आपको खजुराहो किस जिले में स्थित है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अपनी अद्भुत शिल्पकला के लिए। तो दोस्तों ये आता है छतरपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, जो खजुराहो है वो छतरपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वह कौन सा पर्यटन स्थल है जहां पहाड़ी से सूर्यास्त का दृश्य अति मनोहरी दिखता है? ठीक है, आपको बताना है वो कौन सा स्थान है। सनसेट पॉइंट भी है दोस्तों, जो कि मांडवगढ़ में है। यहाँ से भी आपको सूर्यास्त का दृश्य अति मनोहरी दिखता है। अमरकंटक के मैकाल पहाड़ियों से भी दिखता है और धूपगढ़ से भी दिखता है, जो कि पचमढ़ी में है। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों ही जगह से आपको सूर्यास्त का जो दृश्य है अति मनोहरी दिखता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा देवी, आल्हा उदल तथा संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां की नगरी निम्नलिखित में से कौन सी है? सभी को पता है दोस्तों, बिल्कुल आंख बंद करके भी आप आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, मैहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। हेलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? ठीक है, हेलियोडोरस द्वारा जो गरुड़ स्तंभ का जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है, विदिशा में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? विदिशा में स्थित है हेलियोडोरस का प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है। 1833 में रामगढ़ के किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि 1833 में रामगढ़ के वह कौन से राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, वो थे देवनाथ सिंह। ठीक है, राजा देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था, जो कि कहाँ के राजा थे? रामगढ़ के। और कब युद्ध किया था? 1833 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से किस स्थान पर टक्कर ली थी? छतरपुर, शिवपुरी, जैतिया या खैरी? ठीक है, तो कहाँ पर ली थी दोस्तों टक्कर? खैरी में ली थी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकतालीस नंबर क्वेश्चन है। सन 1930 में बैतूल जिले में घोड़ा डोगरी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको यहाँ 3 चीज़ पता चल गई कि देखिए, बैतूल जिले में जो घोड़ा डोगरी क्षेत्र में जो जंगल सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? बैतूल जिले के जो घोड़ा डोगरी है उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, 1930 में किया गया था। अब इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था ये भी आपको पता चल जाएगा। गंजन सिंह कोरकू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है ना, मोस्ट IMP क्वेश्चन एग्जाम के लिए हर बार एग्जाम में लगभग पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु किस क्लब या संगठन की स्थापना सबसे पहले की गई? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों ऑप्शन नंबर ABCD में से कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु
किस क्लब या संगठन की स्थापना सबसे पहले की गई थी? याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पारसी क्लब की स्थापना सबसे पहले की गई थी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में आय के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन पंचायतों से संबंधित नहीं है? ठीक है, पशु पंजीयन, राजस्व वसूली, बाजार शुल्क या प्रकाश कर। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में आय के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन पंचायत से संबंधित नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है दोस्तों। तो वो है आपका राजस्व वसूली। ठीक है, राजस्व वसूली जो है दोस्तों वो पंचायत के अंतर्गत नहीं आता या पंचायत से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आरक्षी सेवा मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला अधिकारी कौन थी? ठीक है, आपको बताना है कौन थी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों 4। ठीक है, तो दोस्तों वो थी आपके ऑप्शन नंबर सी, सुश्री आशा गोपाल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि प्राचीन गुफाओं वाले जो पर्यटन स्थान है वहाँ पर उनमें से कौन सा स्थान है जो उसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बाघ की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं और कावरा की गुफाएं, ये तीनों ही आपकी प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन के स्थान के अंतर्गत आते हैं। केवल मांडू जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है कि अजंता की गुफाएं के समान और कौन सी गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। वो है दोस्तों बाघ की गुफाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बाघ गुफाएं जो है वो अजंता के समान गुफाएं हैं। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां के बड़े लड़के दारा ने, ठीक है, शाहजहां के बड़े लड़के दारा ने अपने भाई औरंगजेब के साथ लड़ाई में पराजित हो निम्नलिखित में से किस किले में आश्रय लिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, किस किले में लिया था आश्रय? धार के किले में। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, धार के किले में आश्रय लिया था। बांधवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों कि बांधवगढ़ का किला कहाँ है। याद रखिएगा कहाँ पर है दोस्तों, कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर बांधवगढ़ का किला स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जैनियों का तीर्थ स्थल कौन सा है? मुक्तागिरी, सांची, चित्रकूट या अमरकंटक। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा है जैन तीर्थ स्थल? मुक्तागिरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, मुक्तागिरी। महेशमती नामक प्राचीन तीर्थ स्थल अब किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि जो प्राचीन नाम जिसका महेशमती है वो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता है दोस्तों, महेश्वर। ठीक है, महेश्वर का ही प्राचीन नाम क्या है? महेशमती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए एक सुंदर महल मध्य प्रदेश में बनवाया था, वह कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए एक सुंदर महल बनवाया था मध्य प्रदेश में, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अजयगढ़ में। ठीक है, अजयगढ़ में स्थित है, जो कि जहांगीर द्वारा बनवाया गया था विश्राम हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कला के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? कालिदास सम्मान दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, कालिदास सम्मान। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। विक्रम पुरस्कार किस कार्य हेतु दिया जाता है? ठीक है, विक्रम पुरस्कार जो है वो खेल कूद में प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आपको पुरस्कार से रिलेटेड, सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? आपको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य का आयोजन कहाँ किया जाता है या कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो में। ठीक है, अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जो आयोजन है वो खजुराहो में किया जाता है प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में। ठीक है ना।
निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है। ठीक है, तो वह है दोस्तों आपका नृत्य करती हुई महिला। ठीक है, बाकी बौद्ध स्तूप, शिव मंदिर और खजुराहों की मूर्तियाँ तीनों ही ललित कलाओं के प्रतीक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ पर स्थित है दोस्तों। वो स्थित है आपकी उज्जैन शहर में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है नाट्य कला अकादमी मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुगम संगीत के लिए दिए जाने वाले 1,00,000 रुपए के राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम बताइए। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है दोस्तों जो दिया जाता है? लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, सुगम संगीत के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, लता मंगेशकर पुरस्कार। साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि साहित्य सृजन के लिए कौन सी फेलोशिप दी जाती है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? मुक्ति बोध फेलोशिप। रट के जाइएगा, एज इट इज क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, सिर्फ आपको टिक करना है मुक्ति बोध फेलोशिप। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? ठीक है, हिंदी काव्य में छायावाद के जो प्रवर्तक कवि हैं दोस्तों वो कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे। ठीक है, हिंदी काव्य में छायावाद के जो प्रवर्तक कवि हैं वो मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुरस्कृत पुस्तक काला जल तथा शाल वनों के द्वीप के लेखक कौन है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि काला जल और शाल वनों के द्वीप जो कि एक पुरस्कृत पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रख के जाइएगा एग्जाम में, शानी। ठीक है, इसके लेखक कौन है? शानी। गोंडी ग्रामर, गोंड आदिवासियों की भाषा के रचयिता कौन है? ठीक है, कौन है दोस्तों? ग्रियर्सन तथा चैट्रन विशप गोंडी ग्रामर के रचयिता थे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? सभी को पता है दोस्तों किस जिले में होता है चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन? जबलपुर जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, जबलपुर। मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों मंदसौर का जो किला है याद रखिएगा किस नदी के किनारे है? शिवना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मंदसौर का जो किला है वो शिवना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महाकाव्य काल का नहीं है? अब आपको बताना है कि वो कौन सा शहर है जो महाकाव्य काल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका भोपाल। बाकी विराटपुरी, उज्जैनी और महिष्मती ये तीनों ही आपके महाकाव्य काल के शहर है। ठीक है, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी महाराष्ट्र का भाग किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है? दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी महाराष्ट्र का जो भाग है। ठीक है ना, याद रखिएगा, दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 66 नंबर का क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी घाटी सभ्यता का केंद्र रही है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी नदी घाटी सभ्यता का केंद्र रही है। तो वो है दोस्तों नर्मदा घाटी, जो कि सभ्यता का केंद्र रही है प्राचीन काल में मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 15वीं सदी में ग्वालियर पर किस वंश के शासक का अधिकार था? ठीक है, आपको बताना है कि 15वीं सदी के अंतर्गत ग्वालियर पर किस वंश के शासक का अधिकार था? बिल्कुल रट लीजिए, तोमर वंश का शासक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, तोमर वंश। तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि तात्या टोपे को जब फांसी दी गई थी तो वो किस स्थान पर दी गई थी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है? बिल्कुल रट लीजिए, शिवपुरी। ठीक है, कहाँ पर दी गई थी? शिवपुरी में दी गई थी। ठीक है, प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि उदयगिरी की जो गुफा है वो कहाँ पर है? विदिशा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं स्थित है। चौथी 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने किस नगर जो अभी मध्य प्रदेश में है को अपनी राजधानी बनाया था?
ठीक है, तो उन्होंने बनाया था दोस्तों उज्जैनी को, जो कि अभी मध्य प्रदेश में स्थित है। किसने? 4वीं-5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, मालवा के शासक राजा भोज ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनवाई थी? ठीक है, आपको बताना है कि मालवा के शासक राजा भोज ने जो अपनी राजधानी है वो किस स्थान पर बनाई थी। वो बनाई थी दोस्तों उन्होंने कहाँ पर? याद रखिएगा, धार में। ठीक है, मालवा के जो शासक थे राजा भोज, इन्होंने धार को अपनी राजधानी बनवाया था। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक भाग में खजुराहो स्थित है? अब आपको बताना है कि वह कौन सा प्राकृतिक भाग है जिसमें खजुराहो स्थित है। बिल्कुल याद रखिएगा, बुंदेलखंड के पठार में। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार के प्राकृतिक भाग के अंतर्गत खजुराहो स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी तथा सर्दियों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है? ठीक है, वो कौन से क्षेत्र है दोस्तों जहाँ गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है? वो है दोस्तों आपका मध्य भारत का पठार। ठीक है, जहाँ पर गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत अधिक ठंडे होती है। ठीक है, मध्य भारत का पठार रट लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। मालवा के पठार की नदियाँ निम्न में से कौन कौन सी है? आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और पूछा भी गया है ये। तो दोस्तों मालवा के पठार के अंतर्गत जो नदी हैं, कौन कौन सी नदी हैं? वो शिप्रा, चंबल और काली सिंध। ठीक है, ये मालवा के पठार के अंतर्गत ये नदियाँ आती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विंध्य शैल समूह के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? आपको बताना है कि विंध्य शैल समूह के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है। वो आता है दोस्तों मध्य भारत का पठार। ठीक है, विंध्य शैल समूह के अंतर्गत मध्य भारत का पठार आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।